तो बात करेंगे यार सिटीजनशिप के नोट्स की, ठीक है। तो सिटीजनशिप से पहले तो हम यहाँ पे ये बात करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यूज बनता है वो बोलता है कि राइट्स एंड प्रिविलेजेस जो किसी पर सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं से कौन कौन से हैं। है ना। आर्टिकल 15 की बात कर सकते हैं, जो कि क्या है भाई, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। एंड राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, RRCSP। आर्टिकल 16 जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलता है, जो कि राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19 क्या है भाई, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। आर्टिकल 29 एंड 30 ये क्या है भाई, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये 5 राइट्स हैं, मतलब है ना, 29, 30, 19 है ना, 15, 16, 19, 29, 30, इस प्रकार से याद रखना भाई। दिस आर द राइट्स एंड प्रिविलेजेस दिस आर ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स यार, इसीलिए सिटीजनशिप इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड ऑल्सो अदर राइट्स की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है यार, राइट टू वोट, right to contest in election, right to hold certain offices like president, vice president, supreme court and high court judges। ये सब इंडियन सिटीजन ही होल्ड कर सकता है। ये सब राइट्स एंड प्रिविलेजेस और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिले हुए हैं यार। नाउ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें रिगार्डिंग सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में यूनियन लिस्ट, सिटीजन नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, सिटीजन का ये जो टर्म है ये डिफाइन नहीं है भाई कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक इट इज़ एनफोर्स्ड ऑन 26 नवंबर 1949 इटसेल्फ। ये सब डील करते हैं विद सिटीजनशिप। ओके, तो आर्टिकल नंबर 5, 6, 7 और 8 ये सब प्रोविज़न ऐसे हैं, सिटीजनशिप प्रोविजंस एट द टाइम ऑफ commencement of the constitution।
आर्टिकल 9 डील्स विथ व्हाट? टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अपॉन voluntary acceptance of citizenship of any other कंट्री। अगर किसी और कंट्री का यहाँ पे सिटीजनशिप ले आता है तो टर्मिनेशन होता है। ये आर्टिकल 9 डील करता है। आर्टिकल 10 एंड 11, ये आर्टिकल 10 एंड 11 डील्स विथ व्हाट? पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉस रिगार्डिंग सिटीजनशिप। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6। अगर हम यहाँ पे आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 की बात करें, आर्टिकल 5 सो सिटीजनशिप कैसे लिया जा सकता है? बाय डोमिसाइल ना। अगर वो कहाँ पे बॉर्न है, बॉर्न इन इंडिया है तो उसको सिटीजनशिप मिलेगा, या फिर आइदर ऑफ हुज पेरेंट वाज बॉर्न इन इंडिया, आइदर ऑफ हुज पेरेंट वाज बॉर्न इन इंडिया, और ऑर्डिनरी रेसिडेंट for more than 5 years at a time. Ordinary resident for more than 5 years at time of commencement of कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सबको डोमिसाइल से सिटीजनशिप मिल जाएगा। आर्टिकल 6 की बात करें तो आर्टिकल 6 किसके बारे में डील करता है? ये सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। अगर 19 जुलाई 1948 से पहले, बिफोर जुलाई 1948, तो दो कंडीशन है भाई। रेसिडेंट इन इंडिया पहले से थे, बिफोर 19 जुलाई 1948 कंडीशन अगर रेसिडेंट है इन इंडिया तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा। अगर 19 जुलाई 1948 से इफ़ ही और आइदर हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड parents was born in undivided India, तो उसको हम इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे। ठीक है, ये कब का केस है भाई? बिफोर जुलाई 1948। अगर बाद की बात करें आफ्टर 19 है ना, ऑन और
आफ्टर 19 जुलाई 1948 का कोई माइग्रेट कर लिया है इधर से उधर, तो इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगा भाई? कंडीशन है इसका भी। ठीक है, अगर उससे पहले उसके कोई पेरेंट्स या फिर कोई ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए होंगे तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा, या फिर स्पेंड एट लीस्ट 6 months after he migrated to India and got himself registered as a सिटीजन ऑफ इंडिया। 6 महीना रहा था और अपने आप को सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर कर लिया था, तो ये हमारे पास सिटीजनशिप मिल जाएगा। अगर पाकिस्तान से इंडिया वो माइग्रेट किया होगा तो ये सब कंडीशन है। पाकिस्तान से जो इंडिया माइग्रेट किए होंगे उनको इंडियन सिटीजन किस बेसिस पे मिलेगा यार? ठीक है, आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 की बात कर ली, आर्टिकल 7 की बात करते हैं। तो जो आर्टिकल 7 है, सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड देन कम बैक टू इंडिया, इसके बारे में डील करता है। सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड देन कम बैक टू इंडिया, इसका क्राइटेरिया क्या है? ही हैड स्पेंट एट लीस्ट 6 months आफ्टर माइग्रेटेड बैक टू इंडिया एंड अप्लाइड फॉर अप्लाइड एंड गॉट रजिस्टर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। उसने फिर अप्लाइड किया, जैसे कि यहाँ पे था ना, मैंने बताया था ना, यहाँ पे अगर रजिस्टर फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इस प्रकार से यहाँ पे भी अप्लाई किया जाता है। एंड उसके बाद अप्लाई किया एंड गॉट रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब आर्टिकल 7 के अंदर बात की जा रही है। इसके अंदर हम बात करें आर्टिकल 8 की, आर्टिकल 8 ये बात करता है सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी कि बाहर जो रह रहे हैं उनका भी 2 कंडीशन है भाई, अप्लाइड टू एंड कंडीशन। किस जो बाहर में रह रहे हैं उनको किनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है? सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ये कैन अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन ओरिजिन इनके पास होगा तो। और क्या कंडीशन है कि वो अप्लाई कर सकते हैं भाई बाहर में रहते हुए लोग? if he or either his parents or any of his grandparents was born in undivided India। ओके, नाउ ये आर्टिकल 5, 6, 7, 8 की बात कर ली। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 9, 10, 11 की बात करेंगे। आर्टिकल 9, a person who voluntarily acquires
citizenship of a foreign country is not an Indian citizen। आर्टिकल 9 किसके साथ डील करता है भाई? ऐसा इंसान जो कि वॉलेंटरली सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया है, फॉरेन कंट्री का है, उसको इंडियन सिटीजन नहीं मानेंगे, ऐसा आर्टिकल 9 बोलता है भाई। दूसरे देश की कंट्री का सिटीजनशिप ले लिए तो हमारे देश का सिटीजनशिप आपका हट जाएगा। इंडिया डू नॉट फॉलो डुअल सिटीजनशिप। आर्टिकल 9 के बाद आर्टिकल 10 की बात करें तो आर्टिकल 10 जो है it deals that कि Indian citizen will continue to be citizen and subject to any law made by the parliament। Indian citizen will continue be a citizen subject to any law made by पार्लियामेंट। इंडियन सिटीजन जो होगा इंडियन सिटीजन ही रहेगा जब तक कोई पार्लियामेंट नियम ना बना दे रिगार्डिंग दैट ना। और पार्लियामेंट के पास जो पावर है रिगार्डिंग मेकिंग द लॉ है ना, रिगार्डिंग सिटीजनशिप, वो आर्टिकल 9-11 उसको देता है यार। सो पार्लियामेंट has the power to make laws regarding citizenship, including acquisition and termination। ठीक, ये 9, 10, 11, 7, 8, 6, 5 ये हमने बात की यार। नाउ इम्पॉर्टेंट सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसकी बात करते हैं। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ये जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, इट प्रोवाइड्स फॉर व्हाट? Acquisition and loss of citizenship after the commencement of the Constitution। ये जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 है वो किसके बारे में बात करता है यार? कैसे एक्वायर कर सकता है कोई सिटीजनशिप या फिर कोई लूज कर सकता है सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो दो तरह की बात करता है, एक्विजिशन एंड लॉस। ठीक है, तो एक्विजिशन कैसे करेगा? एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, by naturalization, by incorporation of territory। ये सब का चीज़ें हैं जिससे वो सिटीजनशिप को क्या कर सकता है? एक्वायर कर सकता है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कैसा उसका सिटीजनशिप जा सकता है भाई? ये भी सिटीजनशिप ऑफ 1955 बताता है। तो सिटीजनशिप कैसे जा सकता है यार? बाय रिनंसिएशन, खुद ही छोड़ दे, टर्मिनेशन या फिर डेप्राइवेशन। रिनंसिएशन कैसे भाई? माइनर चिल्ड्रन है 18 ईयर, अगर माइनर चिल्ड्रन है जिस मतलब 18 ईयर्स से छोटा है,
कोई एक इंसान अगर अपना सिटीजनशिप दे देता है तो उसके जो माइनर चिल्ड्रन होते हैं वो भी अपने आप सिटीजनशिप यूज करते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिनंसिएशन। टर्मिनेशन कैसे? इफ एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, तो टर्मिनेट कर जाएगा उसका सिटीजनशिप। इफ ही एक्वायर्स सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री। डेप्राइवेशन, डेप्राइव किया जा सकता है, मतलब जो गवर्नमेंट होगी उसको डिप्राइव कर देगी ऑफ द सिटीजनशिप अगर उसने सिटीजनशिप ऑब्टेन किया है। कैसे भाई? ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। अगर डिसलॉयल्टी शो करता है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो उसको डिप्राइव कर दिया जाएगा ऑफ द सिटीजनशिप। अगर अनलॉफुल ट्रीट और कम्युनिकेट करता है टू द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर। ऑल्सो हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया, अगर 7 साल बाहर रहता है इंडियन सिटीजनशिप और उसने एक्वायर्ड किया है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 से, और तो अगर वो 7 साल बाहर रहता है तो कंटिन्यूसली, तो उसको यहाँ पे डिप्राइव कर दिया जाएगा ऑफ दिस सिटीजनशिप। हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years continuously and within 5 years after the registration naturalization, अगर वो इम्प्रिजन किया जाता है किसी भी कंट्री में फॉर 2 or more year तो भी उसको डिप्राइव कर दिया जाएगा ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप। विदिन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और naturalization been imprisoned in any country for 2 or more years। तो ये सब लॉस ऑफ सिटीजनशिप के कारण हो सकते हैं बाय डेप्राइवेशन। नाउ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 1985 में। It added what? It added the special provision as to citizenship of person covered by the Assam Accords। The Citizenship Amendment Act CAA of 2019 aims to grant, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995 आया, उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है ऑफ 2019, जिसको चलते बहुत सारा मुद्दा भी बना था ये। सो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, इट एम टू ग्रांट सिटीजनशिप टू इलीगल migrants from Afghanistan
बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हु belongs to Hindu, Sikhs, Buddhist, Jain, Parsis एंड क्रिश्चियन फेथ, इनको इंडियन सिटीजनशिप देने की बात करता है। एंड दोस्त फ्रॉम दिस कम्युनिटीज हु एंटर्ड इंडिया, है ना, किनको देगा भाई, इन कम्युनिटीज से जो लोग, दोस्त फ्रॉम दिस कम्युनिटीज हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर December 31, 2014 would not be treated as illegal immigrants, providing a path to नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिगार्डिंग सिटीजनशिप यार, है ना। चीज़ों को, हर चीज़ को कवर करने की बात की जहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं। राइट्स एंड प्रिविलेजेस ओनली टू द सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हमने देखा, आर्टिकल 5 के बारे में बात की। आर्टिकल 5 के बाद हमने आर्टिकल 6 के बारे में देखा, आर्टिकल 7 क्या बोलता है, आर्टिकल 8 क्या बोलता है, आर्टिकल 9 क्या बोलता है, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11, देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखे, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 देखा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 देखा, ये सब क्या बोलते हैं, है ना। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिटीजनशिप से क्वेश्चन आते रहता है। स्टैटिक पार्ट तो मेन, सबसे मेन होता है, उसके बाद डायनेमिक पार्ट, करंट अफेयर्स हम कवर कर ही सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट जो नोट हमसे यहाँ पे पूछा जाता है वो मेन डिफरेंस है, यहाँ पे हमको याद रखना है भाई। एनआरआई के बीच में, है ना, पीआईओ के बीच में एंड ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो होते हैं, इनके बीच में हमको एक समझना, एक तरह से चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं जिससे हमको चीज़ें क्लियर रह जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो एनआरआईज की बात करेंगे यार। जो एनआरआईज होते हैं, है ना, वो एक एनआरआईज, फिर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओसीआई। जो एनआरआईज होते हैं आर इंडियन सिटीजन, who ordinarily resides or residing outside India and holds an Indian passport। ठीक है, बाहर रहता है ज़्यादातर समय और इंडियन पासपोर्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनआरआई। तो एनआरआईज आर व्हाट, दिस आर इंडियन सिटीजन्स, ये याद रखना भाई। एनआरआईज आर व्हाट, दिस आर इंडियन सिटीजन्स, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। एंड एनआरआईज के पास सारे के सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि एक इंडियन सिटीज़न के पास होते हैं। ऑल बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन। जो ये बेनिफिट इंडियन सिटीजन को वही एनआरआईज को ही मिलते हैं, बट सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन। कोई गवर्नमेंट कोई चीज़ इशू की कि इसको एनआरआईज पे एप्लीकेबल नहीं होगा तो ये भी यहाँ पे बता दिया जा सकता है, ये उनको सब्जेक्ट टू दिस। ठीक है, सो नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट from time to time। ठीक है, एंड ये एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इनको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, सो नो वीज़ा रिक्वायर्ड। ये मेन चीज़ें हैं, 3 मेन चीज़ें एनआरआईज के बारे में। ना पीआईओ क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो ये एक पर्सन है, अ पर्सन हु और
whose any of ancestors was, और इंडियन एनआरआईज को यहाँ पे वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है, बिकॉज दीज आर इंडियन सिटीजन यार, है ना। पीआईओ क्या होता है, अ पर्सन हुज और हु एनी एंसेस्टर जो है ना, एक इंडियन सिटीजन्स थे और इंडियन नेशनल थे, एंड हु इज प्रेजेंटली होल्डिंग अनदर कंट्रीज। सिंपल सी चीज़ है, इसको आप समझ सकते हो कि कोई आदमी के जिसके एंसेस्टर्स जो थे वो इंडिया के थे, इंडियन नेशनल से रखते थे, बट वो किसी और देश में रह रहा है, तो वो इंडिया से एक तरह से ताल्लुक रखता है, तो इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया। जैसे कि है ना, उनके पास अगर फॉरेन पासपोर्ट है तो दूसरे देश का आदमी है ना, इसीलिए उसके पास फॉरेन का पासपोर्ट है। अगर इफ ही और सी इज होल्डिंग फॉरेन पासपोर्ट एंड इनको कोई स्पेसिफिक बेनिफिट्स नहीं मिलते यार, जैसे हमने देखा कि एनआरआईज को जो जो इंडियन सिटीजन्स को बेनिफिट मिलते हैं वो सब यहाँ पे मिलते हैं, बट इनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता बिकॉज दूसरे देश की सिटीजनशिप पे रख रहे हैं, और इनको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है भाई इंडिया में आने के लिए, सो वीज़ा इज़ रिक्वायर्ड। ना OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, सो ऐसा कोई भी इंसान, अ पर्सन registered as overseas citizen of इंडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, OCI कार्ड होल्डर। कैसे भाई, अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, इसको हम OCI कार्ड होल्डर बोलेंगे। एंड इसके देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल लाइफ लॉन्ग वीज़ास लेने पड़ते हैं फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पस रिक्वायर्ड ए स्पेशल प्रोविज़न, ठीक है। मल्टीपल लाइफ, तो ये OCI क्या इंडियन सिटीजन होते हैं, एक तरह से ये बिना वीज़ा के विजिट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो PIOs जो है एक तरह से इंडियन सिटीजन, एक तरह से उनको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, बट OCIs को भी मिल रहा है और NRIs को भी मिल रहा है। सो मल्टीपल लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पस, जिसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए, टू अंडरटेक रिसर्च वर्क in India, and these are exempted from the registration with the foreign regional registration officer, exemption from registration with foreign रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, जो है ना, किसी भी आदमी को इंडिया आया तो यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है, उसके साथ ये एग्जेम्प्टेड है भाई, ठीक है। एंड अगर हम बात करें पैरिटी विथ NRI इन ऑल रेस्पेक्ट ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल टू देम, ठीक है। ये जैसे NRIs इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं, प्लांटेशन प्रॉपर्टीज एक्वायर कर सकते हैं, बट OCIs नहीं कर सकते। बाकी जितने भी फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बेनिफिट्स NRIs को मिलते हैं, OCIs को भी ये मिलते हैं यार। पैरिटी विथ NRIs in respect of all
facilities available to them in economic, financial and educational fields except in matters relating to the acquisition of agricultural or plantation प्रॉपर्टीज। एंड ये जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस आर ट्रीटेड एज पार्ट दी एनआरआईज इन मैटर्स ऑफ इंटर कंट्री एडेप्टेशन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, ट्रीटेड एट पार विथ एनआरआईज इन मैटर ऑफ inter-country adoption of Indian children, ठीक है। Also these are treated at par with the resident of Indian nationals in the matter of tariff in airfares in domestic sector, जो हवाई जहाज से जो यात्रा करते हैं जो फेयर्स लगते हैं वो इंडियन सिटीजन जैसे ही इनको भी ट्रीट किया जाएगा। treated at par with resident Indian nationals in matter of tariff in airfares in domestic sector in India। एंड ऑल्सो इनको एक चीज याद रखना भाई, दे कैन विजिट इंडिया विदाउट वीजा फॉर लाइफ, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रखना भाई, एनआरआईज आर व्हाट, दिस आर इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। तो नो वीज़ा रिक्वायर्ड्स, ऑल बेनिफिट्स जो इंडियन सिटीजन मिलते हैं वो सब मिलता है भाई। पीआईओ जो होते हैं दे आर नॉट इंडियन सिटीजन, के पास से कोई स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं होता है, वीज़ा रिक्वायर्ड होता है इनको, बस इनके एंसेस्टर जो थे वो इंडियन ओरिजिन के थे, इसीलिए इनको यहाँ पे एक तरह से इंडियन ओरिजिन बोला जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एंड ओसीआईज जो होते हैं ये सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं रह सकते, मतलब है ना, सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं जो कि एनआरआईज को मिलते हैं वो सब मिलते हैं, बट ये एक्वायर नहीं कर सकते एग्रीकल्चर या फिर प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ को, है ना। एंड दे कैन विजिट इंडिया विदाउट वीज़ा फॉर लाइफ, ठीक है यार। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ। एंड यहाँ पे जो पर्सन ऑफ जो पीआईओ है, पीआईओ की बात करें, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। ये जो कार्ड स्कीम है पहले था बट इसको विड्रॉ कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना, और ये मर्ज कर दिया गया विद द ओसीआई कार्ड स्कीम। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसको हम पीआईओ कार्ड स्कीम बात करते हैं, ये इस तरह से कार्ड होल्ड करते थे यार ये, ठीक है। ये इसको विड्रॉ कर दिया गया है, हैज़ बीन विड्रॉन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हैज़ बीन merged with overseas citizen of India OCI card
came with and from 9th of January 2015 पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो वर्सेस सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ एक तरह से मर्ज कर दिया गया है। ठीक है भाई, तो ये हमने इंपॉर्टेंट बात की अबाउट दी NRIs, PIO एंड OCI कार्ड। सिटीजनशिप के अंदर ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ये।